नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 2 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं, जो कि हमारा छूट गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट जिसका नाम है, उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसने अभी हाल ही में संचालन के 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो एस्ट्रोसैट का 10 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, पूछ रहे हैं किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C-30 से इसको लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में अपने संचालन का 1 दशक यानी 10 साल पूरा करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला, जिसका क्या नाम रखा, एस्ट्रोसैट। ठीक है, इसको PSLV C-30 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था? तो 28 सितंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। कौन सा रॉकेट प्रयोग हुआ था? तो वही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV। ठीक है, C-30 वाला यूज किया गया था। कहां से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एस्ट्रोसैट को मूल रूप से 5 साल के मिशन जीवन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह 10 साल बाद भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो सही बात है, और बहुमूल्य डेटा भी प्रदान कर रहा है। किस विषय में डेटा इकट्ठा कर रहा है ये? तो एस्ट्रोसैट का उद्देश्य खगोलीय स्रोतों का एक साथ कई तरंगदैर्ध्य, ठीक है, जैसे दृश्यमान, पराबैंगनी और एक्सरे में अध्ययन करना इसका होता है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख खोज की बात करें तो इसके ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और दूर की आकाश गंगाओं जैसे खगोलीय पिंडों के बारे में महत्वपूर्ण खोज किया है इसने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। कि हाल ही में सितंबर 2025 में भारत के किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार के हैं, दोनों ही कहाँ के हैं? बिहार के हैं। उदयपुर झील देख के आप राजस्थान नहीं टिक करेंगे, ये बिहार में स्थित है। तो हाल ही में बिहार राज्य के गोकुल जलाशय, बिहार किस जिले में है ये गोकुल जलाशय? तो बक्सर जिले में है। उदयपुर झील किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, इसको रामसर स्थल की सूची में भी हाल ही में शामिल किया गया है। तो विशेषताओं की बात करेंगे तो गोकुल जलाशय जो है बिहार का, यह एक मानव निर्मित जलाशय है जो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गंगा नदी के पास एक, ठीक है, ऑक्सबो झील भी है जो प्रवासी पक्षियों और अन्य जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती है। उदयपुर झील की बात करें तो यह भी एक, ठीक है, ऑक्सबो झील है जो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य से सटे होने के कारण जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है, जिसमें सामान्य पोचार्ड भी शामिल हैं। अच्छा, अब भारत में रामसर स्थलों की बात करेंगे तो इसके पहले कितने हो गए थे? 92 थे। कितने? सॉरी 91 थे। 91 थे। अब जो इसमें और ऐड हो गए हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल? 93। इसके पहले कितने थे? 89 थे। हम लोग 2-3 महीना पहले पढ़े थे, 2 और ऐड हुए थे राजस्थान के। ठीक है, खींचन और फलोदी वाला। तो अब टोटल कितने हो गए भारत में रामसर स्थल की संख्या? 93 हो चुकी है, 93। अच्छा, इसके साथ बिहार में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो चुकी है? तो ये हो चुकी है कुल 5। बिहार में कितने हो चुके हैं? 5। कौन कौन है? बेगूसराय में काबर झील है, जमुई जिले में नागी है और नट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों हैं। ये 3 यहाँ हो गए, 2 हमने ऊपर पढ़ दिए, ये 5 हो गए। बाकी अगर हम रामसर की बात करेंगे, लिख ही लीजिए आप लोग, रामसर की बात करेंगे तो वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड आर्द्र भूमि से इसका संबंध है। ठीक है, दलदली वाला जो स्थान होता है। ठीक है, वेटलैंड आपको याद होगा। रामसर क्या है? ईरान का शहर है, ये ईरान का शहर है। और यहाँ पर एक कन्वेंशन होता है, कब? 2 फरवरी 1971 को ईरान रामसर में एक कन्वेंशन होता है, जिसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। किसके लिए होता है? तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए होता है। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए होता है। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण के, वेटलैंड को आर्द्र भूमि बोलते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाते हैं? 2 फरवरी को इसीलिए मनाते हैं हम लोग। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वेटलैंड कहां पर है? विश्व में, पेन चेंज कर लेता हूं, विश्व में सर्वाधिक अगर पूछे कि वेटलैंड कहां पर है, यानी आर्द्र भूमि कहां पर है, तो आपका मिलेगा वो इंग्लैंड में 176 है। कहां पर हो जाएगा ये?
इंग्लैंड में हो जाएगा 176। ठीक है, यूके कह लें आप। बाकी सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो आएगा मैक्सिको। कौन आएगा, मैक्सिको। थर्ड नंबर पे कौन आता है, तो ये आएगा भारत। थर्ड पे कौन आएगा, भारत। कितने हो चुके हैं टोटल, 93 हो चुके हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो राजस्थान में ऐड हुए थे किस नंबर वाले, 90 वाले और 91 वाले, उसको भी लगे हाथ आप लोग लिख ही लीजिए। ठीक है, कौन ऐड हुआ था, एक तो मेनार था। मेनार कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान में है। दूसरा खींचन ऐड हुआ था, खींचन, ये कहाँ पर था, ये भी फलोदी में है, राजस्थान के फलोदी में। तो ये 90 वाला हो गया, 91 वाला हो गया। बाकी 92 93 हम लोग ऊपर पढ़ लिए, बिहार में नया शामिल हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कतर भारत का यूपीआई मॉडल अपनाने वाला कौन सा देश बन चुका है, मतलब किस नंबर का देश है जो कि अपना चुका है ये, तो 8वां देश बन गया है ये। तो हाल ही में सितंबर 25 में कतर भारत का यूपीआई मॉडल अपनाने वाला 8वां देश बन चुका है। ठीक है, कतर ने यूपीआई को लागू करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीआई के साथ साझेदारी किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। एनपीसीआई ने ही, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही यूपीआई सिस्टम को बनाया था, जिसके थ्रू आपके फोन पे, गूगल पे, भारत पे ये सब चलते हैं। अच्छा, और कौन कौन सा देश है जो यूपीआई अपना चुका है भारत का, तो एक तो यूएई है, भूटान है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, और अब कौन ऐड हो गया है, कतर। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 25 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा अपने FOSCOS पोर्टल पर किस प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग और पंजीकरण व्यवस्था शुरू किया गया है, तो आयुर्वेदिक आहार, जो आयुर्वेदिक हमारे हो गए, ठीक है, आहार कह लें आप, मसाला कह लें या फिर दवाई कह लें, उनके लिए भी पंजीकरण अब करवाना पड़ेगा फसाई से, ये आपको ध्यान रखना है। पोर्टल कौन सा लॉन्च हुआ है, नाम ध्यान रखिए इसका, FOSCOS। ठीक है, तो नया फीचर की बात करेंगे तो फसाई ने सितंबर 25 में अपने मौजूदा FOSCOS फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, इस पोर्टल पर आयुर्वेद आहार उत्पादन के लिए नया लाइसेंसिंग पंजीकरण मॉड्यूल जोड़ दिया है इसमें। मतलब जो ये लोग आयुर्वेद वाला दुकान होता है, इनको भी अब क्या करना पड़ेगा, ये सब फसाई से उसका टैग लगाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आप लोग, प्रोडक्ट, उस पर फसाई जो होता है ना, इसका टैग लगा होता है। उद्देश्य की बात करेंगे तो इस पहल का उद्देश्य है देश भर में आयुर्वेदिक खाद्य निर्माताओं के लिए पारंपरिक आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का आसान बनाना। फसाई की बात करेंगे हम लोग तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत 2008 में होती है। अधिनियम 2006 का है, स्थापना कब हुआ, 2008 में। किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचयन में जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार कर्नाटक के किस जिले को प्रदान किया गया है, तो बीदर जिला। कर्नाटक कौन सा जिला हो जाएगा, सी ऑप्शन, बीदर जिला हो जाएगा। तो हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत कर्नाटक के बीदर जिले को जल संचयन में जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है। कितना इनाम इसमें मिलता है, तो 25 लाख रुपए दिए गए हैं। वर्षा जल संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है, तो ये तेलंगाना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए होम्बले संहिता हिरनी कुमार पूर्व छात्र कृषि मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आप इतना ध्यान रखें, कृषि मीडिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, 25 वाले से अमसी प्रसन्न कुमार, अमसी प्रसन्न कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार विजेता की बात करेंगे तो मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार हैं अमसी प्रसन्न कुमार को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, होम्बले संहिता हिरण्य कुमार पूर्व छात्र कृषि मीडिया पुरस्कार, इसका पूरा नाम है, आप इतना ध्यान रखें, कृषि मीडिया पुरस्कार। इसको मैं डिब्बे में कर देता हूँ, समझा, ये हो गया। किसके लिए दिया गया है, तो उन्हें यह सम्मान कृषि पत्रकारिता में उनके उल्लेखनीय योगदान और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दिया गया है, इसलिए फसलों के बारे में जागरूकता। अगला है कि हाल ही में राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जिसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रिबर,
पुदुचेरी में है ये, द्वारा किस बीमारी की निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए राबी ट्रैक रिवर ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, राबी ट्रैक रिवर, इसको ध्यान रखें आप लोग, राबी ट्रैक रिवर, इस ऐप को लॉन्च किया गया है। गोली नहीं हुआ। ठीक है, किस बीमारी के लिए, हमें तो इतना जानना है, रेबीज बीमारी के लिए। नाम सही लग रहा है। तो पुदुचेरी में राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान रिवर ने रेबीज बीमारी के लिए राबी ट्रैक रिवर, क्या हो जाएगा, राबी ट्रैक रिवर, ठीक है, इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को विश्व रेबीज दिवस 2025 के अवसर पर लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है रेबीज निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करना, या रेबीज के मामलों की निगरानी और डेटा एकत्र करने में मदद करता है। बाकी हम लोग अगर रेबीज की बात करेंगे, रेबीज, इसकी बात अगर हम लोग करें रेबीज की, तो कैसे फैलता है, तो रेहब्डो वायरस से। ठीक है, विषाणु से फैलता है ये। वायरस का नाम क्या हो जाएगा, रेहब्डो, रेहब्डो वायरस से ये फैलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर, किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। इसमें लोगों को पानी से डर लगता है, पानी से डरने के लिए इसमें क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाला एकमात्र क्रिकेटर घोषित किया गया है। तो अभी शामिल किया गया एसएसबी जायसवाल को, फोटो में दिख रहे हैं एसएसबी जायसवाल। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर एसएसबी जायसवाल को 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन चुके हैं। पुरस्कार की बात करेंगे, टाइम पत्रिका की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने, बार बार वही बात। आयु की बात करेंगे, इनके 23 वर्षीय एसएसबी जायसवाल को उनकी असाधारण प्रतिभा और क्रिकेट जगत में तेजी से बढ़ते प्रभाव के लिए इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पुस्तक आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना किसने लिखा है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फोटो में दिख रहे हैं आपको, ये प्रधानमंत्री है आपका जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री है। इन्होंने एक बुक लिखा है। ठीक है, उस बुक का क्या नाम है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। उसका जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना, वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो किसने लिखा है, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना, भारतीय संस्करण हटा दीजिए, उसका प्रस्तावना किसने लिखा है, तो मोदी जी ने लिखा है। प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखकर दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध और व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुवाद, शांति और विश्वास का उत्सव, इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 25 वाला, ये कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है, आपका 30 सितंबर को मनाया जाता है। थीम इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ए सेलिब्रेशन, क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन ए सेलिब्रेशन ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। बाकी वही 30 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, किसके सम्मान में मनाया जाता है, मतलब क्यों मनाया जाता है, तो यह दिवस जो है सेंट जोरोम के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें बाइबल का सबसे बड़ा अनुवादक माना जाता है। सेंट जोरेम जो है बाइबल का ट्रांसलेट किया था। ठीक है, उन्हीं के अनुवाद का संत माना जाता है। 30 सितंबर में उनकी पुण्यतिथि होती है, उसी के अवसर पर मनाया जाता है। थीम हो ही गया अनुवाद, शांति और विश्वास का उत्सव। और आप लोग कमेंट में छापे कि 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। बाकी सितंबर मंथ का कंप्लीट वीडियो आ चुका है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।